हमारा नाम दूसरा मत है। सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर। नमस्कार, मैं AR आज़ाद। आज हम बात करेंगे देश की। देश ऐसा लगता है कि मृत्युशैया पर लेटा हुआ है। हर तरफ से मौत की खबरें आ रही हैं। देश का कोई ऐसा भूभाग नहीं बचा है, देश का कोई एक ऐसा सूबा नहीं बचा है जहां से मौत की खबरें नहीं आ रही। और इसे आप अकाल मृत्यु नहीं कह सकते हैं, बल्कि इसे महामारी की मृत्यु भी नहीं कह सकते हैं। ये एक ऐसी मृत्यु है जिसमें सरकार का निकम्मापन साफ दिख रहा है, स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। कहीं भी इसमें धुंधल का नहीं है, इसलिए कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, दोनों के दोनों नाकाम हैं। सेहत, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के मामले में पूरा का पूरा हिंदुस्तान संवेदन शून्य दिख रहा है, संवेदनहीनता का शिकार दिख रहा है। जनता मर रही है और सरकार अपने तर्क से खुद की पीठ थपथपा रही है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि लोग मर रहे हैं। किन चीज़ों से? ऑक्सीजनों से। और ऑक्सीजन बहुत दुर्लभ चीज़ नहीं है। कोई भी गैरतमंद सरकार और कोई भी विवेकी सरकार 2020 में उत्पन्न कोरोना की स्थिति और परिस्थिति के बावजूद अपने सूबों के लोगों की जान बचाने के लिए हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना अपना कर्तव्य समझना चाहिए था। लेकिन किसी भी सरकार ने कोविड-19 यानी मार्च 2020 के बाद कोरोना की दहशत से उपजे हालात में जिस तरह से जाने गई, जिस तरह से लोग परेशान हुए, जिस तरह से भयावह की स्थिति हुई, जनमानस में जिस तरह का संदेश गया, उससे किसी भी सरकार ने सबक नहीं लिया। केंद्र सरकार ज़्यादा दोषी इसलिए भी है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी देश की जिम्मेदारी है और देश बड़ा होता है। और जब देश बड़ा होता है तो देश की कमान संभालने वाले, देश पर शासन करने वाले, जिसे हम केंद्र कहते हैं, केंद्र सरकार पे काबिज केंद्र के मुखिया यानी देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि हम आपदा प्रबंधन के कला कौशल से देश को रूबरू कराएं और विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपने देश की जनता को बचाएं। 2020 में लॉकडाउन की त्राहिमाम, लॉकडाउन की त्राही और लॉकडाउन के साइड इफ़ेक्ट के बावजूद हमारे देश की केंद्र सरकार नहीं जगी। केंद्र सरकार में कोई हरकत नहीं आई। शुरुआती दिनों में केंद्र सरकार अपनी पीठ थपथपाती रही और जनता से थाली पिटवाती रही। इससे भी सब्र नहीं हुआ। लोग बीमार पे बीमार पड़ने लगे, लोग खाने पे खाने को तबाह होने लगे। लोगों को इनमें घंटों घंटों लगाकर 5 किलो अनाज दिया जाने लगा। खिचड़ी के लिए लोग सुबह 10 बजे से लाइन में लगते और 5 बजे शाम में जाकर उन्हें 1 कटोरी खिचड़ी मिलती। हमारे देश के हाथ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में कटोरा थमा दिया था। यानी उन्होंने हमारे देश की जनता को
सार्वजनिक तौर पर भिखमंगा बना दिया था। जिधर देखिए लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इतनी अस्त व्यस्त व्यवस्था मैंने तो अभी कभी जीवन में नहीं देखी। कई बाढ़ के संकट आए, भूकंप की स्थिति आई, आंधी तूफान, भीषण आग की त्राहिमाम भी रही, लेकिन कभी किसी सरकार ने जनता के हाथ में कटोरा नहीं पकड़ाया, उसे कहीं का नहीं छोड़ा, उसके साथ इतनी असंवेदनशीलता नहीं दिखाई जितनी असंवेदनशीलता मौजूदा केंद्र सरकार ने दिखाई और आज तक वो दिखाई रही है। लॉकडाउन लगा दिया रातों रात, लेकिन जो लोग फंसे हैं, जिन लोगों को अपने घर जाना है, जो एग्ज़ाम देने गए हैं और एग्ज़ाम के बाद अपने घर की तरफ रवाना होना है, उन्हें अचानक रोक दिया जाता है। जाहिर सी बात है, अफरा तफरी होनी है, हलचल मचनी है। हलचल मची और फिर धीरे धीरे कोरोना ख़त्म होने के कगार पे हुआ और कोरोना को जनवरी में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने ललकार दिया और प्रधानमंत्री की तारीफ में इस तरह से कशीदे पर है कि कोरोना को भी गुस्सा आ गया। आम आदमी तो गुस्से में था ही उनके इस बयान से, कोरोना को भी गुस्सा आ गया जब स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने देश के सामने ही नहीं विदेशों में एक मिसाल कायम की है और बड़ी सहजता से, बड़े तर्कबुन से और बड़ी तत्परता से और कोरोना को ख़ात्मा के मुहाने पर ला दिया। कोरोना ने कहा अच्छा, और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का यही बयान प्रधानमंत्री के गले की घंटी बन गई। प्रधानमंत्री के सांप छुछुंदर वाली हालत हो गई। एक तरफ वो कोरोना दस्तक देने लगा और दूसरी तरफ चुनाव ने दस्तक दे दिया। रैलियां पर रैलियां, रैलियां पर रैलियां, रैलियां पर रैलियां, एक के बाद एक रैलियां। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, देश के सारे कैबिनेट मंत्री, सारे बीजेपी सूबे के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, पार्षद, सब के सब पश्चिम बंगाल में डेरा जमा लिया। 1000 से अधिक कंपनियां वहां पश्चिम बंगाल की धरती पर लाद दी गई, जिसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन उसे ज़रूरत बताई गई और पश्चिम बंगाल चुनावी समर में गोता लगाता रहा। रैलियों पर रैली होती रही, लोग आते रहे, लोग जाते रहे और कोरोना इससे बढ़ता चला गया। उस समय तक न तो ज़्यादातर हाईकोर्ट की नींद खुली और न ही सुप्रीम कोर्ट कुछ कह सका, सब खामोशी अख्तियार किए हुए था। चुनाव आयोग तो आंख पर पट्टी बांध लिया था। चुनाव आयोग को जो सरकार कहती थी, ऐसा लगता था कि चुनाव आयोग सरकार के मातहत है और सरकार जो कहे उसका करना उसका फ़र्ज है। वो भूल गई कि चुनाव आयोग की अपनी गरिमा होती है। जब चुनाव आयोग चुनाव कराता है तो वो सबसे पावरफुल होता है, उसके सामने कोई भी पावरफुल नहीं है। लेकिन संयोग देखिए, चुनाव आयोग खामोशी के साथ सरकार की सारी बातें सुनता रहा, रैलियां होने देता रहा और उसे सब कुछ पता था कि उन रैलियों में न तो 2 गज दूरी है, न मास्क का पालन है और न ही किसी तरह की संयमता बरती जा रही है, न ज़ुबानों से, न हाथों से, न बॉडी लैंग्वेज से। यानी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ कोरोना भी है, या देश में कोरोना की स्थिति भी है। सरकार तब जगी जब 7वें फेज का चुनाव पश्चिम बंगाल में हो गया, आखिरी फेज का चुनाव बचा और कोरोना का कहर पूरे देश में छाने लगा। तब आखिरी चरण में प्रधानमंत्री की नींद खुली और उन्होंने वर्चुअल रैली और वर्चुअल संदेश का आखिरी दांव भी खेला। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिल्ली में कोरोना के कहर से
पूरी दिल्ली त्रहिमाम हो चुकी थी। दिल्ली ऑक्सीजन के लिए तरस गई और जब दिल्ली के लोग जीने के लिए ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे तो प्रधानमंत्री मन की बात सप्लाई कर रहे थे। प्रधानमंत्री को मन की बात पर तवज्जो देने की जगह उनको मालूम था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कोई फैक्ट्री नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसका इंतज़ाम कहाँ से होगा। दिल्ली सरकार ने अब तक देश की राजधानी दिल्ली में, देश की केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली में एक ऑक्सीजन प्लांट तक नहीं लगा सकी। कितना दुर्भाग्य की बात है। और केंद्र सरकार जिसके अपने कई हॉस्पिटल हैं, उनके किन्हीं हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन का प्लांट तक नहीं है। वाह रे वाह, ये कितने शर्म की बात है इस सरकार के लिए, कितने हया की बात है, कितने हक़त की बात है कि जो देश का केंद्र शासित प्रदेश हो और जिस देश में देश की राजधानी हो, उसी राजधानी में एक ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है और इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। जहां सुप्रीम कोर्ट है, जहां हाई कोर्ट है और हर तरह के जहां मंत्रालय हो, जहां राष्ट्रपति भवन है, और क्या नहीं है उस देश की राजधानी में। अगर कुछ नहीं है तो ज़िंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। वो तो भला हो हाई कोर्ट का कि हाई कोर्ट ने देर से ही सही लेकिन ऑक्सीजन की कमी पर और ऑक्सीजन की कमी से मरती हुई लोगों पर हमदर्दी जताई। तो ऐसा लगा कि सरकार में संवेदनशीलता हो या न हो, हमदर्दी हो या न हो, लेकिन जनमानस को लेकर हाई कोर्ट में थोड़ी हमदर्दी है। हाई कोर्ट की हमदर्दी के बाद कई हाई कोर्टों ने अपने अपने सूबों को फटकारें लगाई और ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने की कोशिश की। सरकार से कहा कि वो किल्लत दूर करें, लेकिन सरकार जानती है कि हाई कोर्ट कितना भी सख्त हो जाए वो हमें दंडित तो नहीं कर सकती। इसलिए कि आज तक का यह है कि हाई कोर्ट ने अब तक किसी भी सरकार को बर्खास्त नहीं किया है, किसी भी सरकार को दंडित नहीं किया है, किसी भी सरकार को चलता नहीं किया है और किसी भी सरकार पे इतना जुर्माना नहीं लगाया है कि आने वाली कोई भी सरकार उससे सबक ले सके। बड़ी विडंबना है। यही वजह है कि हाई कोर्ट के हर फैसले को सरकारें अक्सर बड़े हल्के में लेती रही है और सरकार को जिस हलफनामे दायर करने की बात कही जाती है वो हलफनामा भी झूठ का एक पुलिंदा ही होता है और झूठ के पुलिंदे से हाई कोर्ट के जजों को, चीफ जस्टिसों को एक तरह से खुश करने की कोशिश की जाती है कि लीजिए मैंने आपका मान रख लिया, मैंने आपकी मर्यादा रख ली, आपने जो कहा मैंने हलफनामा दायर कर दिया। वो हलफनामा कितना सच्चा है, कितना झूठा है, इसकी परख शायद संभवतः देश के माननीय जज भी नहीं कर पाते हैं। उन्हें जो कहा जाता है, जो बता दिया जाता है, लगता है कि कभी कभी वो सरकार की बातों पे ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं और जब सरकार की बातों पर वह ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं तो यह एक मौका होता है कि सरकार ठीक समय पर कोर्ट से और माननीयों से अविश्वास कर लेता है, विश्वासघात कर लेता है और उस विश्वासघात की जद में कई बार हाई कोर्ट भी आ जाते हैं। इसका एक ताज़ा उदाहरण मुझे याद आ रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस अधिकारी जी दिल्ली में कृपलानी मेमोरियल ट्रस्ट के एक कार्यक्रम में कृपलानी जी पर व्याख्यान देने के लिए आए थे। आप सब आचार्य कृपलानी जी को जानते होंगे, इसलिए कि आचार्य कृपलानी जी काफ़ी दिनों तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे
और आज़ादी की लड़ाई में उनका एक अपना योगदान था। जब उनकी यानी कृपलानी जी की जयंती या पुण्यतिथि पर वो कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उस व्याख्यान के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व कार्यकारी चीफ जस्टिस अधिकारी जी को बुलाया गया, तो उन्होंने कृपलानी जी पे बात करते करते बात मुसलमानों तक आ पहुंची और बात मदरसों पर आकर ठहर गई। यानी मुसलमानों में राष्ट्र प्रेम को लेकर उन्होंने जो अपने व्याख्यान दिए, उस व्याख्यान में ये भी कह दिया कि मुसलमान मदरसों में 15 अगस्त और 26 जनवरी पर झंडे नहीं फहराते हैं। और एक पूर्व चीफ जस्टिस का ये जस्टिस था ये कहना कि मुसलमान में राष्ट्र प्रेम की कमी है और 26 जनवरी और 15 अगस्त में वो झंडे नहीं फहराते हैं। जब मैंने ये सुना, मैं उस कार्यक्रम में शामिल था, मैं उठ खड़ा हुआ और माननीय धर्म अधिकारी जी से कहा कि आपके पास इसका क्या सबूत है कि मुसलमान मदरसों में झंडे नहीं फहराते हैं। मैंने उनसे दूसरा सवाल तत्क्षण किया कि आपने कितने मदरसों का भ्रमण किया और कितने मदरसों में पाया कि मुसलमान मदरसों में 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा नहीं फहराते हैं, उनमें राष्ट्र प्रेम नहीं है। मैंने उनसे कहा कि देश की आज़ादी में मुसलमानों का अहम योगदान रहा है और अपनी आज़ादी को वो न बनाएं, ऐसा संभव नहीं है। आप बताएं कि आप कहाँ गए और किस मदरसे में गए और वहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन झंडे फहराते हुए लोग नहीं मिले। वो हमारी बात को सुनकर अवाक रह गए, इधर उधर देखने लग गए, अपने सहयोगी की मुंह ताकते रह गए और उन्होंने मन से ये कहा कि मैं स्वयं नहीं गया हूँ, मैं सुना हूँ। तो मैंने जब उनसे कहा कि क्या एक चीफ जस्टिस सुना ही हुई बातों पर भी भरोसा करता है और उस पर फैसला सुना देता है, वो हक्का बक्का रह गए, वो अवाक रह गए, कुछ बोल न सके। उसके बाद वो जब सेशन ख़त्म हुआ, नाश्ते का समय आया, तो जब सब लोग नाश्ता कर रहे थे तो उन्होंने मुझे पहचान लिया और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि आपने तो आप मेरी आंखें खोल दी। और वो इस तरह से शर्मिंदा हुए, इस तरह से नादिम हुए कि उन्हें अपनी गलतियों का खूब एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि आज़ाद जी, आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरे भ्रम को दूर कर दिया, वरना हम गफलत में रहते। जो हमें कहा गया था, जो बताया गया था, जो हमने सुना था, वो मेरे मन मस्तिष्क में वह रहता। और मुझे लगता है कि सही माने में आज देश का मुसलमान राष्ट्र प्रेमी नहीं है, वो देश के झंडे का सम्मान नहीं करता है, वो भारत पर्व का सम्मान नहीं करता है, वो 15 अगस्त और 26 जनवरी में अपने मदरसों में झंडा नहीं फहराता है। उनके इतने बिंदी भरे अंदाज से एक पूर्व चीफ जस्टिस के इतने कोमल हृदय को देखकर मुझे सहसा यह बात याद आ गई कि देश के राजनीतिक लोग, देश के पॉलिटिशियन और कुछ पत्रकार किस तरह से बड़ी से बड़ी हस्तियों के मन में जहर बो देते हैं, तब आम आदमी का क्या होगा। अगर एक चीफ जस्टिस को गुमराह किया जा सकता है, बड़ी आसानी से गुमराह किया जा सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि देश की आम जनता को किस तरह से गुमराह किया जा सकता है। आज जिस तरह से जहर फैलाने का काम किया जा रहा है, उससे सिर्फ और सिर्फ देश का नुकसान हो रहा है। मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने से मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये देश का नुकसान हो रहा है। आज जहर फैलाने में सारी ऊर्जा सरकार की लग गई, जहर फैलाने में सारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को सरकार भूल गई। हिंदू मुस्लिम करने के फेर में सरकार ये भूल गई कि जब हम हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं तो हिंदू के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या फ़र्ज है, हम उसे क्या पूरा कर रहे हैं।
आज सरकार के सामने ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों की तादाद है, सरकार उंगली पे गिन ले कि उसमें कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं। सरकार जब लास्ट पर राजनीति करने लगे तो उस देश को भगवान ही बचा सकता है। और तब मेरा सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ अपना अधिकार, अपना पावर दिखाए, सरकार के पावर की भी सरकार को औकात दिखाए और बताए कि सरकार जब निरंकुश हो जाती है तो देश की अदालत जिंदा रहकर देश की जनता को बताती है कि तुम्हारा न्याय करने वाला अभी जिंदा है और तुम्हारा ज़मीन पर जो न्याय करने वाला है वो अभी मरा नहीं है, वो तुम्हें इंसाफ दिलाएगा, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसलिए आज हेल्थ इमरजेंसी लग गई है। अब इसमें सरकार की सारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है, इसलिए कि सरकार जो है वो अपनी जिम्मेदारी से भाग चुकी है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पाला झाड़ लिया है, सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। सरकार निरंकुशता के पर बढ़ती जा रही है, सरकार के कदम निरंकुश हो गई हैं और जब कदम निरंकुश हो गए तो वह अपने कदम को पीछे करने को आतुर नहीं है। अपने कदम को पीछे करने में वो अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है और जब सरकार कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न बना ले तो जाहिर सी बात है कि देश का भला नहीं हो सकता। आज हेल्थ सेक्टर की जो दुर्दशा है, दिल्ली में इतने हॉस्पिटल हैं लेकिन वहाँ दवाई नहीं है, वहाँ बेड नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है और वहाँ पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स नहीं हैं, सुविधाएं नहीं हैं। आखिर एक केंद्र शासित प्रदेश और देश की राजधानी में एक आम आदमी के लिए जब सुविधा नहीं है तो ख़ास आदमी क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि हर कोई अमर सिंह और बड़े बड़े लोगों की तरह विदेशों में जाकर अपने इलाज नहीं करवा सकता है। देश में जिन लोगों को इलाज करवाना है उनके लिए देश की सरकार का काम है कि वो देश की छोटे से छोटे हॉस्पिटल को, छोटे से छोटी डिस्पेंसरी को, छोटे से छोटे अस्पताल को वो सारी सुविधा दें कि आपातकाल में भी किसी को कहीं एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाना पड़े। ये कौन करेगा? ये काम सरकार करेगी। लेकिन सरकार कब करेगी? जब सुप्रीम कोर्ट का उस पर कोरा बरसेगा तब करेगी। माफ़ कीजिएगा, जो लोग सरकार में हैं उनके अंदर संवेदनहीनता इतनी बढ़ गई है कि आप उन्हें कुछ भी कह दें, कितनों झकझोरें, वो कुछ नहीं होगा। उन पर जब तक कोरा नहीं बरसेगा, उनको जब तक आंदोलित नहीं किया जाएगा तब तक वो कुछ नहीं करेंगे। आपने इस सरकार को देखा, किसान किस तरह मरे, किसान कड़ाके की धूप में किस तरह रहे, किसान कड़ाके की ठंड में किस तरह जमे रहे, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रहेगी। ये वो सरकार है जो असंवेदनशील सरकार है। ये केंद्र सरकार तानाशाही सरकार है। ये सरकार अंग्रेज़ों की उपज है। ये सरकार अंग्रेज़ों की कार्बन कॉपी है। जब सरकार अंग्रेज़ों की कार्बन कॉपी हो, जब सरकार ही बांटो और शासन करो की नीति पर आमादा हो तो फिर इस देश का क्या होगा। इस सरकार ने हिंदू मुसलमान को बांटने की रणनीति पर सरकार बनाने का काम किया, सत्ता पे काबिज होने का काम किया। इस सरकार की बस एक ही नियति है कि देश की सूबाओं को झपटो, उसको छीनो और सब में बीजेपी का झंडा लगा दो, भगवा रंग में रंग दो। क्या ऐसा होता है? ये लूटपाट कौन करता था? ये इस तरह के लूटपाट किसने की? ये लूटपाट अंग्रेज़ों की देन थी। और ये सरकार के मुखिया अब तक हाफ पैंट पहनकर उसी हाफ पैंट वालों के यानी संघ के कार्यकर्ता रहे हैं और इनके अंदर दिमाग में वही संघ वाली आधी सोच है। इसलिए अभी तक ये प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, माफ़ कीजिएगा, आप परिपक्व नहीं हुए हैं। अगर आप परिपक्व हुए होते तो अभी तक 25,000 लोग मरते नहीं। दिल्ली में 500 से ज़्यादा लोग मर गए ऑक्सीजन के इलाज के अभाव में, दवा के इलाज में। और आप राजनीति पे और बंगाल पे कब्जा करने पे तुले रहे, आसाम को अपने कब्जे में करने लगे रहे, तमिलनाडु पे कब्जा करने। आप तमिलनाडु पे जान रहे थे, सपना देख रहे थे कि आप तमिलनाडु पे कब्जा कर लेंगे, आप केरल में कब्जा कर लें। केरल में तो आपकी एक सीट थी, वो भी चली गई। आपके हाथ में एक आसाम आया और आपके हाथ में एक छोटा सा बच्चा प्रदेश, नन्हा प्रदेश, तिफल प्रदेश पुडुचेरी आया।
जिसके विधानसभा की कुल संख्या 30 है। आपने कौन सी बाजी मार ली? आपने पूरे देश को शमशान घाट में तब्दील कर दिया और तब जाके बंगाल में क्या पाया? बंगाल में आप किस तरह से लौटे? अपमानजनक स्थिति में आप लौटे। आपकी स्थिति भयावह हो गई, आपकी भद पिट गई, आपके सारे घोषणाओं के पाठ पुर्जे बिखर गए, आपकी सारी की सारी मशीनरियाँ फेल कर गई। आपके ईडी काम नहीं आए, आपका तोता चुनाव आयोग काम नहीं आया, आपका तोता सीबीआई काम नहीं आया, आपका इनकम टैक्स धरा का धरा रह गया। आपने सारी एजेंसियों को बंगाल में भेज दिया। आपने क्या कर लिया देख लिया, इसलिए कि आपके अंदर सच्चाई नहीं थी। आप झूठ के पुलिंदा है, आप झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने में शुरू के दिनों में तो थोड़े आप माहिर भी थे, अब तो आपको झूठ बोलने भी नहीं आता। आपके चेहरे से झूठ टपक कर नीचे गिर जाता है, धूल में मिल जाता है आपका, और आपके चेहरे पर वो धूल पड़ जाती है, और जिसके बाद आप चेहरे आईना में जाकर देखें कि 2014 का चेहरा और आज का चेहरा कहीं से नहीं लगता कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा था और आज के प्रधानमंत्री का चेहरा है। आप देश के गार्जियन हैं, और गार्जियन अपने बच्चों के बीच भेद नहीं करता है। आप कहीं से ऐसा नहीं लगता कि देश के मुखिया हैं, आप देश के गार्जियन हैं। आप में देश के अभिभावक बनने की कोई संभावना नहीं है। जिन लोगों ने आपको देश का अभिभावक बनाया, जिन लोगों ने आप में हिंदुत्व का बोध देखा, जिन लोगों ने आप पे गौरव किया कि आपने क्या किया? आपने तो 6 साल में एक राम मंदिर नहीं बनवा दे सके। आप तो बस खींचते चले गए, एक मंदिर भी तो हिंदुओं को नहीं दे सके। आपने हिंदुओं को क्या दिया? आपने हिंदुओं को ऑक्सीजन तक नहीं दिया, आपने हिंदुओं को दवाई तक नहीं दी, आपने हिंदुओं को एक नया अस्पताल तक नहीं दिया। आपने क्या हिंदुओं को दिया? 3000 करोड़ और 300 करोड़ की आदमकद प्रतिमा दिया। आपने क्या दिया हिंदुओं को? 200, 400, 1000 करोड़, 1000 करोड़ की लागत से बीजेपी का ऑफिस दिया। आपने क्या दिया? हजारों करोड़ की लागत से आरएसएस संघ का मुख्यालय दिया। क्या यही हिंदुत्व की ज़रूरत थी? क्या हिंदुत्व ने इसीलिए आपको वोट दिया था? क्या हिंदुत्व ने इसलिए दिया था कि वो रोड पे मार खाएं, पुलिस की लात घूसे खाएं, वो टैंकरों में छिप कर घर जाएं, वो पैदल भागे, वो रेल की पटरियों पर जाए और रेल की पटरियों पीछे से आ रही आपकी मालवाहक ट्रेन उसे रौंद दे, उसे ख़त्म कर दे, उसे लील ले और वो बेमौत मर जाए? आपने उससे कुछ सबक सीखा? कुछ संवेदनाएं उस समय आपकी जगी थी जब रेल की पटरियों पर मजदूरों की लाश, अनगिनत लाशें पूरे देश को शर्मसार कर रही थी? तब भी आपकी संवेदनाएं नहीं जगी? तब भी आपका मानसिक स्तर ऊंचा नहीं उठा? तब भी आपके अंदर से भेद नहीं गया? आप कब जगेंगे? देश की बर्बादी की तैयारी आप कर रहे हैं? आप देश के शुभचिंतक हैं या देश के लिए आप क्या हैं? जनता अब आपको समझने लगी है। बंगाल की जनता थोड़ी सूझबूझ वाली है, इसलिए उसने आपको जल्दी समझ लिया। देश की जनता, उत्तर भारत की जनता थोड़ा धीरे धीरे समझती है। उम्मीद है कि वो भी आपको समझ लेगी, और जब वो आपको समझ लेगी तो आप समझिए कि आपका क्या होगा। आप तो बीजेपी के भी दुश्मन निकले और संघ के भी दुश्मन निकले। आपने जो अब तक काम किया है, अभी इलेक्शन हो जाए लोकसभा का तो आपकी वही स्थिति हो जाएगी जो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की स्थिति हो गई। आप वहीं पर चले जाएंगे। आज 10 दिनों के अंदर कहीं का विधानसभा हो जाता तो आपको पता चल जाता कि अब आपकी कितनी लोगों में इज्जत रही है, अब आपकी कितनी लोगों के बीच ज़रूरत रही है, और आप लोगों के लिए कितने सच्चे हैं, कितने अच्छे पथ प्रदर्शक हैं, और लोगों को किस तरह से आप ठग महसूस कर रहे हैं। और यही ठग महसूस करता हुआ मतदाता और जनता अपने आप को आपको देखकर आपके द्वारा ठगी का शिकार महसूस कर रहा है। आज पूरे देश में हर राज्यों की तरफ से लॉकडाउन की मियाद थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाती चली गई। लेकिन आपने क्या किया?
अगर आपके अंदर संवेदना होती, आप 2019 के मार्च के बाद वाली स्थिति का जायज़ा लिए होते, उसके दर्द को समझे होते, उसका दुखद अनुभव प्राप्त किया होता, तो आप जैसे यहाँ कोरोना हुआ था सबसे पहले आप तैयारी करते कि हर स्टेट की सरकार को आप ये कहते कि आपके पास जो है वो पैकेट बनाइए, जो नहीं है वो मुझे लिस्ट दीजिए, वो चीज़ केंद्र सरकार देगी और सबके घर में एक बोरे में एक एक महीने का गल्ला दिया जाए, जिसमें बच्चों का दूध भी हो, साबुन भी हो, खाने का सामान भी है और जो लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाता हो वो चीज़ भी हो। क्या केंद्र सरकार, भारत सरकार, जिसने कोरोना के नाम पर, आपदा के नाम पर हज़ारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए बंटवाए, क्या देश की जनता को 6 महीने सम्मानजनक स्थिति से नहीं खिला सकती है? क्या ज़रूरी है कि जब जनता हाथ में कटोरा लेके बाहर लाइन में खड़ी रहे तभी उसे दिया जाएगा? जब जनता लाइन में लगकर 5 किलो अनाज के लिए कड़ी धूप में खड़ी रहे तभी उसके 5 किलो गेहूं दिया जाएगा? क्या ये भारत देश की जनता है? कोई भिखमंगी जनता है? क्या ये देश भिखमंगा है? ये देश सोने का चिड़िया रहा है। जो देश सोने का चिड़िया रहा, वहाँ की जनता भिखमंगी नहीं हो सकती। वहाँ की जनता में आत्मस्वाभिमान है। प्रधानमंत्री जी, जनता के आत्मस्वाभिमान को जगाते रहने दीजिए, उसको सोने मत दीजिए, इसलिए कि जनता का जब स्वाभिमान जिंदा रहेगा तभी देश जिंदा रहेगा। आपके जिंदा रहने से देश नहीं जिंदा रहेगा। इसलिए कि आपकी सरकार एक मरी हुई सरकार है, और अगर मरी सरकार नहीं होती तो कुछ ना कुछ हरकत में आती आपकी सरकार, और आप हरकत में नहीं आ रही हैं। आप एक टेप की तरह, जैसे कोई रिकॉर्डिंग को बार बार चला दिया जाता है और वो रिकॉर्डिंग बजता रहता है, उसी तरह आप और आपकी सरकार बजती रहती है। जब ज़रूरत पड़ी रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया, बजने लगती है। लेकिन अगर हकीकत में आप कुछ करना चाहते तो अब तक बहुत कुछ कर लिए होते। अब तक 25,000 से ज़्यादा भारत में मौतें नहीं होती। आप समझ सकते हैं कि एक दिल्ली में ही लगभग 500 मौतें हो गई। किस चीज़ से? केंद्र सरकार के रहते हुए, केंद्र शासित प्रदेश के रहते हुए, एक केंद्र सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री गाल बजा रहे हैं, एक दिल्ली सरकार के मुखिया गाल बजा रहे हैं। दो गाल बजाने वालों के बीच में दिल्ली शमशान घाट बनकर रह गई। दिल्ली कब्रिस्तान में तब्दील हो गई। दिल्ली में न दवा, न दारू, न इलाज की कोई व्यवस्था, न सिलेंडर, न बेड, कोई इंतज़ाम नहीं। हॉस्पिटल की ऐसी स्थिति चरमरा गई कि कोई सपने में भी नहीं समझ सकता कि इस दिल्ली, जो देश की राजधानी है, उस दिल्ली में ऐसा हो सकता। आप कल्पना कीजिए कि जो लोग गांव में रहते होंगे, जहां एक डिस्पेंसरी भी नहीं है, जहां एक MBBS डॉक्टर भी नहीं होते हैं, सारे के सारे झोला छाप डॉक्टरों के बल पे वो गांव चलता है, वहाँ की स्थिति क्या होगी? अगर वहाँ कोरोना ने भयावह रूप ले लिया तो उसे कौन बचाएगा? इसलिए कि गांव में नहीं है, आपके पंचायत में कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई हॉस्पिटल तो छोड़िए, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, प्रखंड में कोई डिस्पेंसरी नहीं है, और कोई ठीक ठाक डिस्पेंसरी सब डिवीज़न में नहीं है, यानी अनुमंडल में नहीं है। कुल मिलाकर आपके पास हर जिला में एक सदर अस्पताल है। सदर अस्पताल तो ऐसे हैं कि हर बार आप जब देखेंगे तो एक सदर अस्पताल के बारे में, जिला के सदर अस्पताल के बारे में यही खबर आती है कि वहाँ आदमी नहीं, कुत्ते बैठे रहते हैं बेड पे। यानी कि वहाँ दवा नहीं, ऑक्सीजन तो दूर, नर्स नहीं, डॉक्टर नहीं, कर्मचारी नहीं, तो वहाँ लोग हॉस्पिटल से तो लौट के ही आएंगे ना। और जब लोग हॉस्पिटल से लौट कर आएंगे तो दोबारा क्यों जाएंगे, क्यों कर जाएंगे? और यही वजह है कि आप देखिएगा पूरे देश भर में निजी क्लिनिक की भरमार हो गई। ये सब क्यों हुआ? ये सब जानबूझकर किया गया ताकि सरकारी जब क्लिनिक, जब सरकारी अस्पताल, जब सरकारी नर्सिंग होम बंद होंगे, बेकार होंगे, तो जनता निजी क्लिनिक में जाएगी ही, चाहे उसे घर बेचना पड़े, ज़मीन बेचना पड़े, गहने बंधक रखने पड़े। और ये सब कुछ हो रहा है। हेल्थ सेक्टर पे कभी किसी सरकार का ध्यान नहीं गया, और मोदी सरकार का तो ध्यान गया ही नहीं। इसलिए मेरा हाई कोर्ट के जजों को सलाम है,
और सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस से निवेदन है कि आप अलर्ट हो जाएं। देश आपको टकटकी नज़र से, टकटकी निगाहों से देख रहा है। आप पर देश को बहुत भरोसा है, अभी भी आप देश का भरोसा नहीं खोए हैं और इस संकट के घड़ी में भी आप देश का भरोसा नहीं खोएं। सरकार पे थोड़ा सख्त रवैया अपनाएं, अपने पूर्ववर्ती चीफ जस्टिस की तरह किसी लालच के शिकार ना हो। नहीं जाएंगे राज्यसभा में, कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा गवर्नर का पोस्ट, कोई बात नहीं, लेकिन जनता के दिल पे आप राज करेंगे। हमारा निवेदन है सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा नए चीफ जस्टिस से कि मोदी सरकार को इतना तो डोज दें कि वो नींद से जग सके, हरकत में आ सके, उसके हाथ पांव काम करने लगे और वो देश की जनता के लिए, देश के लिए कुछ करने की ठान ले, कुछ करे और उन्हें एक मियाद भी दें, एक मोहलत भी दें और एक मियाद में ही कहें कि यह आपको करना ही करना है। जब आप सख्ती से निपटेंगे तो केंद्र सरकार में जो लोग मुखिया बने हैं वो सख्ती का पालन करना जानते हैं और यही वजह है कि वो सब कुछ जनता पर भी सख्ती से ही काम लेना जानते हैं और वो सख्ती दिखाकर जनता को डरा रहे हैं कि जनता अपनी बात नहीं रख सकते, जनता अपनी बात नहीं कर सके, जनता उचित मांग न मांग सके, जनता अपनी सुविधाओं का रोना न रोए, जनता को जो मिल जाए उसी पे वो शुक्रिया अदा करे और सरकार का गुण गाता रहे और हिंदुत्व कार्ड खेलता रहे और सिर्फ हिंदू की और हिंदुत्व की सरकार होने का गर्व महसूस करता रहे। सेकुलर देश में कोई भी सरकार, न तो वो मुस्लिम सरकार हो सकती है, न यहूदी की सरकार हो सकती है, न ईसाई की सरकार हो सकती है और वो सिर्फ सेकुलर सरकार हो सकती है। मोदी जी को ये भी बताएं, केंद्र सरकार को ये भी बताएं कि आप हिंदू ना करें, मुसलमान न करें, ये एक सेकुलर देश है, सेकुलर की बात करें। कट्टर पंथ को छोड़ें, कट्टरपंथी न बने, कट्टर न बने, देश के काम आए। देश इस समय भयानक और भयावह आपदा में है और इस भयानक और भयावह आपदा से निकलने में देश के चारों अंग, चारों पिलर काम आएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये मिलकर ही इस आपदा से लड़ेंगे, तभी यह आपदा भागेगी और इस आपदा को भगाना ज़रूरी है। ये आपदा मोदी सरकार के रहते हुए भागे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना देश की जनता मोदी सरकार को भगाकर ये आपदा को भी भगाना जानती है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें और वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय भी दें और बेबाक राय दें, स्पष्ट राय दें, सुझाव दें, अपनी सहमति असहमति का खुलकर इजहार करें, खुलकर विमर्श करें। हमें आपकी सहमति और असहमति और आपकी राय जानने की उत्सुकता है। हमें इंतज़ार रहेगा कि आप अपनी राय से हमें अवगत कराएंगे। और एक निवेदन, अगर आपने अभी तक दूसरा मत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। हमारा नाम दूसरा मत है, सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर।